क्या कभी ये ख्याल मन में आता है कि हमारे दादा परदादा को डिप्रेशन या एंजाइटी की गोलियां क्यों नहीं खानी पड़ती थी? उनके जमाने में तो शायद ये शब्द ही नहीं थे। बिल्कुल। उनके जीवन में स्ट्रेस या बर्नआउट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो लोग सुबह उठते थे, सीधे खेतों की ताज़ी हवा में निकल जाते थे, दिन भर खुले आसमान के नीचे मिट्टी और पेड़ों के बीच काम करते थे, और रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसी गहरी नींद आती थी जिसके लिए आज का इंसान बस तरस जाता है। हाँ, और आज की स्थिति देखिए तो बिल्कुल उलट है। इंसान एयर कंडीशन कमरों में बैठा है, बिना कोई फिजिकल मेहनत किए भी थका हुआ है। सही कहा। दिन भर बस उन्हीं कंक्रीट की दीवारों और स्क्रीन्स के बीच कैद रहने के बाद रात को नींद के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जो कि सच में आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, आज हमारी चर्चा का केंद्र है फ्लोरेंस विलियम्स की बेहद चर्चित किताब द नेचर फिक्स, व्हाई आवर ब्रेन्स नीड द वाइल्ड। और इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे इस आधुनिक जीवन शैली ने इंसान को उसकी सबसे बुनियादी जरूरत से काट दिया है, यानी नेचर से, प्रकृति से। एग्जैक्टली। और आज हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि कुदरत सिर्फ कोई सुंदर नज़ारा नहीं है, बल्कि हमारे थके हुए दिमाग और बीमार होते शरीर के लिए सबसे अचूक दवा है। देखिए, इस विषय की गहराई को समझना वाकई बहुत जरूरी हो गया है। बाहर से देखने पर आज का इंसान भले ही बहुत सुरक्षित और एडवांस लगता हो, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्तर पर देखें तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा है। बिल्कुल संकट खड़ा है। इंसान ने विकास की इस अंधी दौड़ में अनजाने में खुद से वो चीज छीन ली है जो उसे सच में जिंदा रखती थी। पेड़ पौधे, प्राकृतिक रोशनी, मिट्टी की महक, अब ये सब कहाँ बचा है? बस कंप्यूटर के वॉलपेपर पर या दीवारों पर टंगी तस्वीरों में। एकदम सही कहा। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान और साइकोलॉजी के पास अब इसके ठोस प्रमाण हैं कि प्रकृति से ये अलगाव सीधे तौर पर हमारी बीमारियों की वजह बन रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम इस अलगाव की शुरुआत को देखें तो साल 2008 यानी 2008 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। 2008? हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आया था तब। सही। उस डेटा के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गांव और जंगलों की तुलना में ज्यादा लोग शहरों में रहने लगे। मतलब इंसान ऑफिशियली एक शहरी जीव बन गया, एक ऐसा जीव जिसका विकास तो जंगलों और पहाड़ों में हुआ था, पर अब वो कंक्रीट के बड़े बड़े डिब्बों में बंद है। फ्लैट्स और ऑफिस क्यूबिकल्स में। और इसी कंक्रीट के डिब्बे वाली लाइफ का इंसान की खुशी पर क्या असर हो रहा है, इस पर जॉर्ज मैकेरॉन नाम के एक रिसर्चर ने मैपिनिस नाम का एक स्मार्टफोन ऐप बनाया था। हाँ, वो मैपिनिस ऐप वाली रिसर्च बहुत ही दिलचस्प थी। उस ऐप का काम करने का तरीका बड़ा अनोखा था। वो दिन में कभी भी किसी भी वक्त रैंडम तरीके से बीप करता था और लोगों से पूछता था कि वो उस वक्त क्या कर रहे हैं, किसके साथ है और कितने खुश हैं। बिल्कुल। और इस रिसर्च में कोई छोटा मोटा घुट नहीं था। करीब 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया और 30 लाख जवाबों का एक बहुत बड़ा डेटा तैयार हुआ। 30 लाख जवाब, बाप रे! और इस डेटा से जो नतीजे आए वो सच में आंखें खोलने वाले थे। इंसान सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट तब होता है जब वो नेचर के बीच होता है। किसी शॉपिंग मॉल में घूमने या दोस्तों के साथ पार्टी करने से भी ज्यादा खुशी। हाँ, लेकिन इस पूरी रिसर्च की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देती है, वहां इंसान अपना केवल 7%, मतलब सिर्फ 7% वक्त बिताता है। बाकी का 93% वक्त बंद इमारतों या गाड़ियों में निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज के लोग इंडोर हाउस प्लांट्स बन गए हैं, जिन्हें एंजाइटी की बीमारी हो गई है। और किताब की जो लेखिका है फ्लोरेंस विलियम्स, उनकी अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। शुरुआत में वो कोलोराडो के पहाड़ी इलाके में रहती थी। वहाँ उनका रूटीन था पहाड़ों पर टहलना, ताज़ी हवा लेना। वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया थी। लेकिन फिर उन्हें वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ आते ही सब बदल गया। कोलोराडो के शांत पहाड़ों की जगह अब ट्रैफिक का शोर था, हवाई जहाज़ों की आवाज़ें थीं। और इसका असर इतना तेज हुआ कि कुछ ही महीनों में फ्लोरेंस को सीवियर डिप्रेशन हो गया। सिर्फ जगह बदलने से? हाँ, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वो कार चलाते चलाते अचानक रोने लगती थीं, और जब वो डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें तुरंत एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ थमा दी गईं। किसी ने ये नहीं सोचा कि समस्या उनके दिमाग में नहीं, उनके बदले हुए माहौल में है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो
हार्वर्ड के मशहूर वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन की बायोफिलिया थ्योरी इस पूरी घटना को बहुत अच्छी तरह समझाती है। बायोफिलिया? हाँ, बायोफिलिया का मतलब है कुदरत और दूसरे जीवों के प्रति इंसान का जन्मजात आकर्षण। देखिए, इंसान का दिमाग पिछले 3 लाख सालों से पेड़ों, नदियों और जानवरों के बीच विकसित हुआ है। शहरों का इतिहास तो बस कुछ 100 सालों का है। यानी हम बायोलॉजिकली अभी भी जंगली ही हैं। एकदम। इसलिए जब इंसान प्रकृति के बीच जाता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि वो अपने असली घर आ गया है। पर जब वही दिमाग खुद को लगातार सीमेंट, ट्रैफिक और स्क्रीन्स के बीच फंसाता है तो वो एक तरह के सर्वाइवल स्ट्रेस में चला जाता है। दिमाग अलार्म बजाने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और यही अलार्म आधुनिक दुनिया में बीमारियों का रूप ले रहा है। अगर इस स्ट्रेस का सबसे एक्सट्रीम लेवल देखना हो तो जापान का उदाहरण सबसे सटीक है। हाँ, वहां तो उन्होंने एक नया शब्द ही बना दिया इसके लिए, कारोशी। कारोशी, जिसका मतलब है काम करते करते मर जाना। सोचिए स्थिति कितनी खराब होगी। टोक्यो जैसे शहर में लोग मशीन्स की तरह काम करते हैं। वहां के शिंजुकू स्टेशन पर रोजाना 87 लाख लोग आते जाते हैं। और वहां ओशिया नाम के कर्मचारी होते हैं जिनका काम ही है लोगों को धक्का देकर ट्रेन में ठूंसना। उफ, इस आम मानवीय दबाव का नतीजा ये हुआ कि जापान में स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियां और आत्महत्या का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन यहाँ जापान सरकार ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। उन्होंने इस क्राइसिस से निपटने के लिए सिर्फ नए अस्पताल नहीं बनाए। हाँ, उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ रुख किया। उन्होंने शिनरिन योको को एक मेडिकल सोल्यूशन की तरह अपनाया। शिनरिन योको, जिसे फॉरेस्ट बाथिंग या जंगल स्नान भी कहते हैं। पर इसका मतलब जंगल में जाकर नहाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी सारी इंद्रियों, अपने सेंसेस के जरिए जंगल के माहौल को अपने अंदर सोखना। और जापान सरकार ने इस पर कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 30 करोड़ रुपए की रिसर्च की। 30 करोड़ रुपए बस नेचर के असर को समझने के लिए। और फ्लोरेंस खुद इसका असर देखने टोक्यो के पास एक नेशनल पार्क गई। वहां उन्हें कुन्यो नाम के एक फॉरेस्ट गाइड मिले। कुन्यो का तरीका बड़ा अलग था। उन्होंने लोगों को ट्रैक करने या दौड़ने के लिए नहीं कहा। तो क्या करवाया उन्होंने? उन्होंने लोगों को एक जगह रोककर बस सांस लेने की एक टेक्निक सिखाई। उन्होंने बताया कि सांस छाती से नहीं, पेट से लेनी है। इसके पीछे पूरा न्यूरोलॉजिकल साइंस है। पेट से सांस लेने की इस टेक्निक में 7 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर खींची जाती है, जिससे पेट फूलता है। फिर 5 सेकंड के लिए सांस रोकी जाती है और फिर आराम से छोड़ी जाती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, राइट? हाँ, ये ब्रीदिंग सीधे हमारी वेगस नर्व को ट्रिगर करती है। ये नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज देती है कि भाई खतरा टल गया है, अब आराम करो। और फ्लोरेंस ने वहां इसका जादुई असर एक जापानीज बिजनेसमैन ईतो तात्सुया पर होते हुए देखा। जब ईतो जंगल आए थे तो पूरे कॉर्पोरेट लुक में थे, गले में आईडी कार्ड, जेब में कई फोन, और स्ट्रेस की वजह से कंधे पूरी तरह अकड़े हुए। लेकिन शिनरिन योको के बाद कुछ ही घंटों में उनके शरीर की सारी अकड़न पिघल गई, चेहरे के भाव ही बदल गए। और तब फ्लोरेंस ने उनसे एक सवाल पूछा कि जापानीज भाषा में स्ट्रेस को क्या कहते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईतो ने हंसते हुए जवाब दिया कि परंपरागत जापानी भाषा में स्ट्रेस के लिए कोई शब्द ही नहीं है। सच्ची में? कोई शब्द ही नहीं। कोई शब्द नहीं? क्योंकि प्राचीन जापान के लोग प्रकृति के साथ इतने गहरे तालमेल में रहते थे कि उन्हें कभी ऐसी मानसिक स्थिति आई ही नहीं, इसलिए शब्द बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये खुद बताता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये हमारे इस नए एनवायरनमेंट का साइड इफेक्ट है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पर इस सब में जंगल के अंदर ऐसा क्या? वो कौन सा जादू है जो शरीर की केमिस्ट्री को इतनी तेजी से बदल रहा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और इसका सबसे सटीक साइंटिफिक जवाब दिया टोक्यो के निपन मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर किंग ली ने। उन्होंने ब्लड सैंपल्स पर रिसर्च की थी ना? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ वक्त बिताने के बाद ही लोगों के खून में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल तेजी से गिरने लगता है। कॉर्टिसोल हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है। अगर ये लगातार बढ़ा रहे तो हार्ट डिजीज और मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं। कॉर्टिसोल कम होना तो अच्छी बात है, पर डॉक्टर किंगली की रिसर्च सिर्फ स्ट्रेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बॉडी की इम्यूनिटी पर भी स्टडी की, खासकर नेचुरल किलर सेल्स पर। इनके सेल्स ये हमारे इम्यून सिस्टम के स्पेशल कमांडोज होते हैं, जिनका काम है शरीर में घूम घूम कर कैंसर सेल्स और खतरनाक वायरसेस को ढूंढकर खत्म करना। और इसका डेटा तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। डॉक्टर चिंग ली ने देखा
कि जंगल में बस 2 दिन और 2 रातें बिताने से शरीर में इन नेचुरल किलर सेल्स की ताकत 50% तक बढ़ जाती है। 50%? यानी सीधा 0.5% का जंप? हाँ, और ये असर टेम्परेरी नहीं था। जंगल से शहर वापस आने के 30 दिन बाद तक भी इन सेल्स की ताकत वैसी ही बनी रही। यानी अगर महीने में एक वीकेंड भी नेचर में बिता लिया जाए तो पूरे महीने की इम्यूनिटी सेट हो जाती है। लेकिन ये सब होता कैसे है? साइंस के मुताबिक इसका रहस्य पेड़ों के अंदर छिपा है। पेड़, खासकर चीड़ यानी पाइन और देवदार के पेड़, खुद को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए हवा में कुछ नेचुरल केमिकल्स छोड़ते हैं, जिन्हें फाइटोसाइट्स कहा जाता है। एक तरह के एसेंशियल ऑयल्स। हाँ, और जब इंसान जंगल में सांस लेता है तो ये फाइटोसाइट्स हमारे फेफड़ों से होते हुए खून में चले जाते हैं। हमारी बॉडी इन्हें पहचानती है और तुरंत अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। ये कुदरत का दिया हुआ एक फ्री बायो हैक है, और ये इतना प्रूवन है कि जापान में डॉक्टर्स अब दवाइयों की जगह प्रिस्क्रिप्शंस में लिखते हैं कि हफ्ते में 2 बार शिनरिन योकू के लिए जाओ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो हुई शरीर और इम्यूनिटी की बात, लेकिन अगर दिमाग, फोकस और क्रिएटिविटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डेविड स्ट्रेयर की रिसर्च देखनी चाहिए। हाँ, उनकी अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी या ARP। सही। उन्होंने 56 लोगों के एक ग्रुप को बिना किसी फोन या लैपटॉप के 4 से 6 दिन के लिए एक सुनसान जंगल में भेज दिया, एक पूरा टेक डिटॉक्स। और इसके नतीजे ने तो न्यूरोसाइंस में तहलका मचा दिया था। वापस आने पर जब उनके टेस्ट हुए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी में पूरे 50% का उछाल आया। दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शार्प चल रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग एक सीसॉ या झूले की तरह काम करता है। हमारे दिमाग के 2 मेन नेटवर्क होते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। ये वो हिस्सा है जो फोकस करने और डिसीजन लेने में लगातार काम करता है, जैसे ट्रैफिक में ड्राइव करना, एक्सेल शीट बनाना या फोन पर नोटिफिकेशन चेक करना। और शहर की लाइफ में ये नेटवर्क कभी बंद ही नहीं होता। ये बेचारा मजदूर की तरह लगातार काम करता है, जिससे दिमाग पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। और दिमाग का दूसरा हिस्सा है डिफॉल्ट नेटवर्क। ये तब एक्टिवेट होता है जब हम आराम से ख्यालों में खोए होते हैं। ये हमारा क्रिएटिव हिस्सा है। तभी तो नहाते वक्त या बर्तन धोते वक्त सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब एग्जीक्यूटिव नेटवर्क आराम कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसको हार्ड फैसिनेशन और सॉफ्ट फैसिनेशन कहा जाता है। शहर का माहौल हार्ड फैसिनेशन से भरा है। हॉर्न्स की आवाज, चमकते बिलबोर्ड्स, दिमाग को इन्हें प्रोसेस करने में बहुत एनर्जी लगती है। जबकि प्रकृति हमें सॉफ्ट फैसिनेशन देती है। हवा में हिलते पत्ते, बहते पानी की आवाज, इन्हें देखने के लिए दिमाग को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। और तब हमारा थका हुआ एग्जीक्यूटिव नेटवर्क आराम करता है और क्रिएटिविटी वाला डिफॉल्ट नेटवर्क रिचार्ज हो जाता है। पर देखिए, एक प्रैक्टिकल सवाल ये भी है कि आज की भागदौड़ में हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो 3 दिन के लिए जंगल चला जाए। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है, कोई माइक्रोडोज? बिल्कुल है। अगर आप फिजिकली जंगल नहीं जा सकते तो हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां भी इस जादू को शुरू कर सकती हैं। स्मेल यानी सूंघने की शक्ति से शुरू करें तो कोरिया के फायर फाइटर्स पर एक रिसर्च हुई थी। फायर फाइटिंग तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला काम है। हाँ, और उन्हें सिर्फ पाइन ट्रीज यानी चीड़ के एसेंशियल ऑयल की खुशबू सूंघाई गई और बिना जंगल गए ही उनका कॉर्टिसोल लेवल और हार्ट रेट नॉर्मल हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नाक का जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है वो दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को बाईपास कर देता है। खुशबू का सिग्नल सीधा दिमाग के अमिगडाला में जाता है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसलिए मिट्टी की महक सूंघते ही दिमाग समझ जाता है कि भाई आसपास नेचर है, खतरा नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। और आवाज यानी साउंड की बात करें तो लगातार ट्रैफिक का शोर सुनने से स्ट्रेस 400% बढ़ जाता है। 400! वो दिमाग को हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। पर बहते पानी या पंछियों की आवाज सुनने से स्ट्रेस 37% कम हो जाता है। इसीलिए साउंड एक्सपर्ट जूलियन ट्रेजर कहते हैं कि दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके पंछियों की आवाजें सुननी चाहिए। एवोल्यूशन के हिसाब से अगर पंछी गा रहे हैं मतलब आसपास कोई शिकारी नहीं है, सब सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, हमारी नजर या साइट। 1984 यानी 1984 में रॉजर अल्रिच ने पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में एक बहुत मशहूर रिसर्च की थी। उन्होंने उन मरीजों को देखा जिनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। डॉक्टर, दवाई सब एक जैसा था। फर्क सिर्फ एक चीज का था, कमरे की खिड़की।
हाँ, कुछ मरीजों की खिड़की से सिर्फ ईंट की दीवार दिखती थी और कुछ की खिड़की से हरे भरे पेड़। और नतीजा क्या निकला? जिनकी खिड़की से पेड़ दिखते थे वो ईंट की दीवार देखने वालों से एक दिन पहले ही ठीक होकर घर चले गए और उन्हें दर्द की दवाई यानी पेन किलर्स की जरूरत भी बहुत कम पड़ी। सिर्फ कुदरत को देखने भर से हीलिंग प्रोसेस तेज हो गया। इसका साइंटिफिक रीजन है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स प्रकृति के वो पैटर्न हैं जो खुद को बार बार दोहराते हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ या समुद्र की लहरें। हमारी आंखें इन पैटर्न्स को बिना किसी मेहनत के प्रोसेस कर लेती हैं। एक मशीन होती है आई ट्रैकिंग मशीन, उससे पता चला है कि इन फ्रैक्टल्स को सिर्फ 3 मिनट देखने से नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस 7% कम हो जाता है। और शहरों में क्या दिखता है? सीधी रेखाएं, चौकोर इमारतें, तीखे कोने। नेचर में सीधी रेखाएं नहीं होती, इसलिए हमारे दिमाग को इन शहरी बिल्डिंगों को प्रोसेस करने में बहुत थकान होती है। ऊपर से धूप की कमी। शंघाई में 86% यानी 86% बच्चों को चश्मा लग चुका है मायोपिया की वजह से, क्योंकि उन्हें आंखों के विकास के लिए जरूरी धूप मिल ही नहीं रही। तो इन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और रिसर्च को देखने के बाद सच्चाई एकदम साफ हो जाती है। हमने नेचर को एक लग्जरी मान लिया है कि चलो साल में एक बार छुट्टियों में पहाड़ घुमाएंगे, पर बायोलॉजी हमें चीख चीख कर बता रही है कि प्रकृति कोई शौक नहीं है, यह हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है, बिल्कुल पानी और हवा की तरह। अगर हेल्दी रहना है तो नेचर को रोज की लाइफ में लाना ही पड़ेगा, चाहे बालकनी में पौधे लगाना हो या पार्क में धूप सेकना। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? फ्लोरेंस विलियम्स की ये किताब सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। जब हम खुद को नेचर से दूर करते हैं तो अपने ही एक हिस्से को मार रहे होते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सबको सोचना चाहिए। आज के दौर में जब किसी को नींद नहीं आती या वो बिना वजह उदास रहता है तो हम तुरंत उस पर बीमारी का लेबल लगाकर गोलियां खाने लगते हैं। पर क्या हो अगर ये जिसे हम बीमारी कह रहे हैं वो बीमारी है ही नहीं? तो फिर वो क्या है? क्या हो अगर ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन सिर्फ हमारे दिमाग की एक चीख है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बता रही है कि हम इंसान इन कंक्रीट के पिंजरों में रहने के लिए बने ही नहीं हैं। शायद हमारा असली इलाज फार्मेसी की उन प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बल्कि उस जंगल की मिट्टी में हमारा इंतजार कर रहा है जिसे हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं।